नेक्स्ट कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति से तात्पर्य ये है कि कार्बन बहुत मात्रा में अपने यौगिक बनाता है, खुद दूसरे कार्बन तत्वों के साथ या अन्य बहुत सारे तत्वों के साथ मिलकर अत्यधिक मात्रा में। इसके कारण ये है कि इसका पहला कारण तो ये है कि कार्बन में श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। तो कार्बन में श्रृंखलन से तात्पर्य ये है कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, इसलिए अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ क्रिया करके सहसंयोजी बंध बना के एक श्रृंखला बना सकता है। श्रृंखला सीधी श्रृंखला भी बना सकता है और साकित श्रृंखला भी बना सकता है। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं पूर्ण होती जाएंगी और बची हुई जो संयोजकताएं हैं उनसे कार्बन भी जुड़ सकता है और हाइड्रोजन भी क्रिया या सल्फर और अन्य तत्व भी जो सहसंयोजी आबंध बनाते हैं वो इसके साथ जुड़ सकते हैं और इस प्रकार बहुत सारी मात्रा में ये यौगिक बना सकता है। तो ये कार्बन की श्रृंखलन के गुण के कारण ही ये प्रवृत्ति सर्वतोमुखी प्रवृत्ति पाई जाती है। इसका मोटा मोटा कारण ये है। दूसरी ये है कि कार्बन श्रृंखलन के साथ साथ कार्बन एकल बंध भी बना सकता है, कार्बन द्विबंध भी बना सकता है और कार्बन त्रिबंध, क्योंकि संयोजकता इसकी 4 है इसलिए एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बना सकता है। एकल बंध अगर कार्बन बनाएंगे तो कार्बन के चारों बंध ऐसे यूं रहेंगे और द्विबंध बनाएंगे तो 2 कार्बनों के मध्य द्विबंध बन जाएगा और 2 संयोजकताएं रिक्त रहेंगी, उनसे कार्बन भी जुड़ सकता है, अन्य कोई यौगिक का जैसे हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है। त्रिबंध, तो त्रिबंध में 3 कार्बन आपस में सहसंयोजी बंध बनाएंगे और 2 मुक्त संयोजकताएं रह जाएंगी। इस प्रकार एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकल बंध वाले यौगिक, द्विबंध वाले यौगिक और त्रिबंध वाले यौगिक, तो संकलन की प्रवृत्ति के कारण ही ये संभव है कि बहुत सारे यौगिक बना सकता है। और दूसरा इसका कारण ये है कार्बन में कार्बन की संयोजकता चतुस्संयोजी, कार्बन चतुस्संयोजी होता है, यह संयोजकता 4 होती है। कार्बन की चतुस्संयोजकता कार्बन की चतुस्संयोजकता का गुण पाए जाने के कारण भी कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति पाई जाती है। कार्बन में चतुस्संयोजकता का गुण होता है, इसलिए कार्बन क्या करता है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ या अन्य कई तत्व जैसे जो सहसंयोजी आबंध बनाते हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है, इनके साथ क्लोरीन है, इनके साथ क्रिया करके बहुत सारे यौगिक बनाते हैं। H जुड़ के एल्केन, अभी आगे हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, उसमें देखेंगे। ऑक्सीजन जुड़ के बहुत सारे कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, सल्फर जुड़ के यौगिक बनाते हैं और क्लोरीन जुड़ के भी बहुत सारे क्लोरोफॉर्म जैसे यौगिक बनाए जाते हैं। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि चतुस्संयोजकता होना, एकल, द्विबंध और त्रिबंध बनाना और साकित रूप में होना, शाखाएं बना सकता है और संकलन की प्रवृत्ति के कारण कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति पाई जाती है। यहाँ से मोटा मोटी क्वेश्चन ये आता है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति किस कारण होती है या श्रृंखलन क्या है, द्विबंध त्रिबंध कैसे बनाता है, अन्य यौगिक चतुस्संयोजकता के कारण अन्य यौगिकों से भी क्रिया करके या बंध बना के यौगिक बना सकता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप। कार्बन में अपरूपता का गुण पाया जाता है। कार्बन के अपरूप से पहले हम देखेंगे अपरूपता क्या होती है। अपरूपता, अपरूपता का तात्पर्य है कि कोई एक तत्व है, जब कोई एक तत्व के विभिन्न प्रकार के रूप पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के रूप में उसके भौतिक गुण देखें तो भौतिक गुण अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। ऐसे कार्बन के इस गुण को तो अपरूपता कह देंगे, या कार्बन हो या कोई अन्य हो तत्व हो, कोई भी इस गुण को तो अपरूपता कह देंगे। और ऐसे अगर भौतिक गुण अलग अलग और रासायनिक गुण जिनके समान है, ऐसे बहुत सारे यौगिक बनेंगे, उनको क्या कहेंगे, अपर रूप कहेंगे। अब कार्बन में अपरूपता देखें तो कार्बन में
मुख्यतः दो प्रकार के अपरूप होते हैं कार्बन के अपरूप। कार्बन के दो प्रकार के अपरूप होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय, क्रिस्टल बना लेता है, जैसे चीनी का क्रिस्टल होता है, फिटकरी का क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलीय अपरूप। और एक होता है अक्रिस्टलीय अपरूप। अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप का मतलब है जिसकी ज्यामिति यानी संरचना निश्चित होती है। जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है वो क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। जिसकी ज्यामिति अनिश्चित होती है, ज्यामिति कोई उसका आकार हम बता नहीं सकते किस आकार की है, वो अक्रिस्टलीय अपरूप। अक्रिस्टलीय अपरूप में अधिकतर हम पढ़ते हैं कोक है, हो गया कोयला, चारकोल कोयले के समान ही हल्का होता है, और कास्ट कोयला लकड़ी का कोयला, ईटीसी अन्य बहुत सारे हैं इसके अपरूप। इसी प्रकार क्रिस्टलीय अपरूप मुख्यतः तीन अपरूप हम देखते हैं। एक तो हीरा, डायमंड जो है, दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरा है फुलरीन। कार्बन के तीन अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। हीरा जो होता है, हीरा प्रकृति, सबसे पहला एक तो क्वेश्चन आता है, हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ हीरा क्या है? प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। यहां एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे दिमाग में, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, तो मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? दांत का दंतवलक या इनेमल। दांत का दंतवलक या इनेमल, ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हीरा कार्बन का ही अपरूप है। हीरा सबसे कठोर होता है। सबसे कठोर होने का कारण यह है, हीरे की जो संरचना होती है वो चतुष्फलकी होती है, और इनकी चारों संयोजकताएं पूर्ण रूप से जुड़ी हुई होती हैं। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक, विद्युत और उष्मा दोनों का कुचालक होता है। विद्युत और उष्मा दोनों का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक हीरा इसलिए होता है, इसकी चार संयोजकता होती है, और चारों संयोजकताएं आपस में पूर्ण होती हैं, अपूर्ण रहती। अपूर्ण नहीं है इसका मतलब इसके हीरे के पास में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा हीरे में, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उस विद्युत का चालन नहीं होगा। क्योंकि विद्युत की परिभाषा से हम देखें तो क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉनों के चालन या आवेशों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है। तो इसको हीरा क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण कुचालक कहलाता है। इसके बाद हीरा एक पारदर्शी होता है, और हीरा रंगीन होता है। हीरे कई प्रकार के, काला जो हीरा होता है, काले रंग का जो हीरा होता है उसको बोर्ट कहा जाता है। बोर्ट, काला जो हीरा होता है उसको बोर्ट। हीरे का उपयोग देखें तो हीरे का उपयोग एक तो आभूषणों में, आभूषण या जो गहने होते हैं, गहनों में आभूषण या जो गहने बनाए जाते हैं उसमें हीरे का उपयोग किया जाता है। हीरा लगाए जाते हैं नगीनों के रूप में। और कांच, चट्टान है कोई भी, उसको काटने के लिए हीरे की जो ब्लेडें बनाई जाती हैं, उस कांच या चट्टानों को काटने में हीरे का उपयोग होता है। ऐसे ही दो मुख्य उपयोग हैं। इसके बाद ग्रेफाइट की बात करें हम, तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्योंकि विद्युत का सुचालक इसलिए, ग्रेफाइट में तीन संयोजकताएं पूर्ण होती हैं, एक संयोजकता मुक्त होती है, और मुक्त संयोजकता होती है इस कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें पाया जाएगा तो विद्युत का चालन होगा। तो ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो परतीय संरचना होती है। परतीय संरचना, और परतीय संरचना होने के कारण ग्रेफाइट चिकना और मुलायम होता है।
चिकना व मुलायम होता है। इसके बाद इसका ग्रेफाइट के उपयोग देखें तो एक तो शुष्क स्नेहक के रूप में, शुष्क स्नेहक, जैसे हम गीले स्नेहक के रूप में देखें तो तेल है, ग्रीस है, वैसे ही शुष्क स्नेहक, सूखा, बेरिंगों के अंदर सूखा स्नेहक के रूप में काम करने वाला ग्रेफाइट होता है। सीसा पेंसिल बनाने में, सीसा पेंसिल बनाने में हीरे का उपयोग होता है। उसके बाद देखिए फुलरीन, फुलरीन जो होता है, फुलरीन की जो आकृति देखें, फुलरीन की जो संरचना देखें वो फुटबॉल में मिलती जुलती होती है, फुटबॉल, और इस कारण इसको फुलरीन को बक्की बॉल भी कहते हैं, फुलरीन को बक्की बॉल भी कहा जाता है। फुलरीन की जो खोज हुई थी वो अमेरिका में बकमिनिस्टर फुलर ने की थी, और बकमिनिस्टर फुलर ने जो खोज की वो कार्बन 60 कार्बन की फुलरीन थी, और 60 कार्बन की फुलरीन में कार्बन षटकोणीय व पंचकोणीय रूप से वितरित थे। बकमिनिस्टर फुलर के नाम पर ही, उसके सम्मान में ही इसको फुलरीन नाम दिया गया। फुलरीन का उपयोग देखें तो फुलरीन का उपयोग धातु जो होती हैं उनका शुद्धिकरण में किया जाता है। इस प्रकार ये अपरूपता में से क्वेश्चन पूछे तो एक तो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है ये, और इसके अलावा काला जो हीरा है उसको क्या कहते हैं, बोर्ड कहते हैं। हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। हीरा कठोर होता है, कठोर किस लिए होता है कि इसकी चारों संयोजकताएं पूर्ण होती हैं। और ग्रेफाइट चिकना या मुलायम क्यों होता है, प्रतिसंरचना के कारण ये सुचालक होता है। यहाँ से क्वेश्चन ले सकता है सुचालक क्यों होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। फुलरीन की बात करें तो फुलरीन को बक्की बॉल भी कहते हैं, और फुलरीन की खोज बकमिनिस्टर फुलर ने की थी। कार्बन 60 है जिसमें षटकोणीय और पंचकोणीय आकृतियों में मिलकर इसका निर्माण करती हैं। इस प्रकार ये आपका अपरूपता का टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम एक देखेंगे अपना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में कोई भी यौगिक होता है उसमें जो बंध बनते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं उनको बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसमें सबसे पहले मेथेन की देखें। मेथेन का रासायनिक सूत्र CH4। संरचना सूत्र हम देख चुके हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। और संरचना सूत्र के आधार पर ही हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। अब इसमें कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉनों को यूं रख देते हैं जहां पे बंध बना हुआ है वैसे। एक एक बंध कार्बन के हो गए, एक एक बंध हाइड्रोजन के। अब हम कार्बन की बात करें, बंध बनाने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी होते हैं इसमें। तो 1 2 3 4 ये हो गए, 5 6 7 और ये 8। तो इस प्रकार ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और हाइड्रोजन है, उसके बाह्यतम कोश में अधिकतम 2 रह सकते हैं, तो एक खुद हाइड्रोजन का एक कार्बन से साझा कर लेता है। तो प्रत्येक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से साझा करता है, एक इलेक्ट्रॉन खुद का होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो। ये हो गई मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बस बंध के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शा दिया तो ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसी प्रकार हम देखें मेथेन के बाद में एथेन की देख लो। एथेन का रासायनिक सूत्र देखें तो C2H6। संरचना सूत्र देखें तो कार्बन 2 और 3 संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूरी, इस कार्बन की 3 संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूरी। फिर इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करें तो इसमें
2 कार्बन रख दो, एक ये कार्बन, एक ये दूसरा कार्बन, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, एक बंध बना लिया। बाकी जो बचे हैं वो चारों तरफ ऐसे ही हो। फिर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक। इस कार्बन की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, 3 हाइड्रोजन से ले लिए, एक इस कार्बन से ले लिया। इसी प्रकार इसकी बात करें, ये हाइड्रोजन ऐसे, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार ये एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इस प्रकार हम प्रोपेन की, ब्यूटेन की आगे बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो हम सबकी श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन में एल्केन और एल्काइन पढ़ेंगे तो सबकी संरचना बनाएंगे। एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आती है CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, उसकी ओर देख लेते हैं। CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना काफी बार पूछी जाती है, तो CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। CO2 की संरचना देखें तो ये कार्बन, डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O, ऐसी होती है। अब सेम ऐसे बना लो, ये कार्बन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इसको दे दिए, किसको साझेदारी करेंगे कार्बन से, तो इसको दे दिए गए। फिर उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4, तो 2, एक इधर एक इधर, 4। इसके भी 1 2 3 ये 4। इस कार्बन के 8 करने हैं तो 2 और 2 4 खुद के हैं, 2 इस ऑक्सीजन से, 2 इस ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के 8 पूरे करने, 6 इसके पास हैं, 2 इस कार्बन से ले लेगा। इस ऑक्सीजन के करने हैं, 2 इसके पास है, 2 कार्बन से, 6 इसके पास है, 2 इस कार्बन से ले लेगा। ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगला टॉपिक रहेगा हाइड्रोकार्बन, वो नेक्स्ट क्लास में।